स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने जो देखा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो आपने पढ़ा, अगर सिंपल क्यूबिक, रिकैप कर रहा हूं मैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा बताओ। पहला हमने पढ़ा जेड इफेक्टिव कितना होता है 1। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बोलो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आता था 6, ये देख लिया हमने। ठीक है, प्लस क्या देखा था हमने, एज लेंथ और किसके बीच, रेडियस के बीच। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम के बीच हमने रिलेशन देखा था। तो क्या आया था, बोलो क्या आया था भाई, बोलो। लिख सकता हूं मैं कि A इक्वल टू 2R आया था ना, ये A इक्वल टू 2R। ठीक है, एज लेंथ एंड लिखो, एंड और क्या, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम के बीच में, है कि नहीं, क्या आया था, रिलेशन आया था A इक्वल टू क्या 2R। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था बॉडी सेंटर। ठीक है, बॉडी सेंटर हमने देखा था। ठीक है, बॉडी सेंटर के अंदर हमने जेड इफेक्टिव देखा, वहां पे कितना जेड इफेक्टिव था 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हुए थे 8, क्योंकि बॉडी के सेंटर पे था। ठीक है, और ए एंड आर के बीच रिलेशनशिप भी देखा था हमने, तो वो बॉडी डायगोनल से जा रहा था, तो वहां पे क्या आया था 2R इक्वल टू √3a/2, 2R इक्वल टू √3a/2, यही रिलेशन आया था। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दिए थे तो हम लोग क्या लिख देते, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख दूं, √3a/4 ये आया था। ठीक है, यही आपका वैल्यू था। ठीक है, क्लियर है, आर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। चलिए, ये सब हमने देख लिया था। आज हम लोग एफसीसी को देखेंगे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ क्या, एफसीसी। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, और उसके अंदर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आज मैं क्या इसे दिख रहा है, ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, मैं थोड़ा डार्क बना देता हूं। ठीक है, चलो थोड़ा मैं इसको डार्क कर देता हूं। ठीक है, फिर से मैंने एक क्यूब बनाया है। चलिए, ठीक है, इन द क्यूब हम लोग जानते हैं कि कॉर्नर पे एटम रहेंगे। चलिए, कॉर्नर पे एटम दे दिया है ना, कॉर्नर पे एटम दे दिया, कितने 8। हर फेस पे एटम रहेंगे, तो कितने फेस होते हैं 6 फेस होता है ना भाई। ठीक है, तो एक फेस पे अभी मैं एटम डाल देता हूं। ठीक है, चलो यहां भी ले लेता हूं। ठीक है, फिलहाल समझाने के लिए, तो जेड इफेक्टिव फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, इसका फर्स्ट निकालेंगे हम लोग जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो फॉर द कॉर्नर एटम, अगर कॉर्नर एटम के लिए जेड इफेक्टिव लिखे तो क्या लिखते थे हम लोग 1/8 × 8, प्लस हम लोग जानते हैं कि फेस पे कोई एटम अगर रखा हुआ है तो वो कम से कम 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, एक उधर फेस पे दिखता है और फिर इधर भी फेस पे दिखेगा, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 पार्ट में, इनटू कितना था टोटल 6, तो यहां से कैलकुलेट करते थे हम लोग। ठीक है, तो कितना आता था बोलो 4, है ना, 4 जेड इफेक्टिव आता था, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं। ठीक है, इसका तो ये हटा दूं। चलिए
कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, ठीक है, कितना होना चाहिए, ठीक है। एक फेस पे मैं एटम यहां पे रख रहा हूं, समझो, ठीक है। सबसे अगर इसका सबसे नियरेस्ट अगर हम सोचें, ठीक है, कैसे हम इसको टच कर सकते हैं, इस ये एटम कैसे किसी को टच कर सकता है, तो ये फेस के डायगोनली ही टच कर सकता है एक दूसरे को। अगर एटम कॉर्नर और एटम टच करना चाहें इस फेस वाले एटम को, तो कैसे एक दूसरे को टच कर रहा होगा, फेस के डायगोनली टच कर रहा होगा, है ना, ठीक है। अगर तुम इसको जरा समझो, ठीक है, एक फेस पे एटम है, ठीक है, तो डायगोनली जो लेंथ मैंने बताया था आपको कि देखिए कुछ फार्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए। तो फेस डायगोनल जो क्यूब का लेंथ होता है ना, फेस डायगोनल लेंथ जो क्यूब के लिए आता है, ठीक है, वो कितना आता है, √2a होता है। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अब जरा समझते हैं। अगर फेस पे एक एटम रखा हुआ है, ठीक है, समझो जरा, मैं क्या लाता हूं, एक मेरे पास है डब्बा है, मैं उसको लाता हूं, ठीक है, एक मिनट, यस, देखो अगर इस फेस पे एक एटम है, ये समझो ये फेस है, फेस पे यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना, यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। चलो इसको हम लोग देखते हैं, ये बीचों बीच सेंटर पे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि फेस डायगोनली ये कॉर्नर एटम इसको टच करेगा, ठीक है। तो ये सारे कॉर्नर पे जो एटम है, सारे जो कॉर्नर पे एटम है, उनके लिए तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अरे समझ में आ रहा है, उनके लिए तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना सारे कॉर्नर के लिए, क्योंकि अगर फेस डायगोनल का टोटल लेंथ अगर √2 है, ये पूरा लेंथ अगर √2 है, ठीक है, ये पूरा लेंथ क्या है, √2 है, √2a है, तो यहां से यहां हाफ ये जो लेंथ होगा सारे के लिए वो कितना होगा, √2a/2 होगा कि नहीं। तो √2a/2 जो है हमारा सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, √2a/2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, वो कहां से आ रहा है, कॉर्नर एटम के लिए। तो कितना आ रहा है टोटल, 4। अरे एक तुम ऐसे निकाल लो, एक लेयर तुम मान लो निकाल लियो, ठीक है, ये फेस तुम निकाल के यहाँ पे लाए हो, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे एटम है, ठीक है, यही डिस्टेंस ना, ऐसे ही टच कर रहे हैं डायगोनली, ठीक है। तो यही डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से ये हाफ, टोटल डिस्टेंस तो कितना था, √2a, तो हाफ कितना हो जाएगा, √2a/2, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, a/√2, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर में फर्स्ट कंट्रीब्यूशन किसका हुआ है, कॉर्नर एटम के द्वारा, ठीक है, वो कितना है, 4, ठीक है। चलो इतना तो सर समझ में आ गया, अभी रुको, अभी और है, ठीक है। अब इस फेस पे जो एटम है, ठीक है, इस फेस पे जो एटम है समझना है, अगर इस फेस पे जो एटम है, इसके इधर भी तो एटम है, ठीक है, ये एटम, फिर इधर एक एटम, ठीक है, फिर इधर पीछे वाला एटम, समझ आ रही बात। फिर इसके ऊपर भी तो है एक लेयर, क्योंकि ये जो है ऊपर में जो रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर भी तो किसी के, अगर इसके लिए, मेरे लिए अगर छत है, अगर छत है मेरे लिए ये, ठीक है, तो ये किसी के लिए क्या होगा, फ्लोर होगा, तो उस पे भी तो शेयर होगा ना। तो 1 2 3 और 1 4 तो किससे हो गया, फेस से हो गया। तो 4 किससे आया, फेस एटम का कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। चलिए 4 फेस एटम का कंट्रीब्यूशन हुआ, प्लस अब ये जो तुम समझो यहाँ पे जो सीलिंग फैन है बीच में लगा हुआ है, तुम्हारे घर में भी विजुअलाइज करो, वो सीलिंग फैन को उतार दो, पुराना हो गया है थोड़ा, अब नया लगाएंगे, और वहाँ पे हमने एक एटम रख दिया है, ठीक है। तुम विजुअलाइज करो, वहाँ पे एक एटम रखा हुआ है, मैंने बता दिया कि इस साइड वाला फेस वाला एटम उसके नज़दीक है, लेफ्ट हैंड साइड, फिर मेरे राइट हैंड साइड, फिर इस साइड, समझ में आ रही बात।
फिर मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ऊपर वाला, ठीक है। तो वो ऊपर वाला जहाँ पे शेयरिंग हो रहा है वहां पे भी तो फेस पे एटम होंगे, वैसे ही जैसे यहाँ पे ये रूम है, ऊपर में भी तो सेम रूम होगा ना। अरे ऊपर में भी तो सेम रूम होगा, वहां भी तो 4 फेस के नजदीक होगा ये, सेम जैसे यहाँ पे है। तो ऊपर वाले रूम से भी 4 फेस सेंटर के द्वारा ये क्या है, कनेक्टेड है इन अनदर रूम। ये सेम रूम में है, ये सेम रूम मतलब सेम यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। और ये क्या है, ये भी फेस एटम पे है, ये भी फेस एटम पे है, बट ये किस में है, अनदर रूम में, जो ऊपर वाला रूम है, जहां पे बॉल रखा हुआ है उसके ऊपर वाला रूम, ठीक है। मेरे लिए तो वो अप फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, बट उसके ऊपर में भी तो रूम है ना, ठीक है। तो अनदर रूम, या इसको क्या बोलेंगे, अनदर यूनिट सेल, उसमें भी तो शेयरिंग हो रहा है। ये 4 फेस सेंटर सेम यूनिट सेल, और ये 4 फेस एटम अनदर यूनिट सेल या अनदर रूम वाले। तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आया, 12। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 12। और नियरेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, a/√2। नियरेस्ट जो डिस्टेंस है जहां पे हमें एटम मिल रहा है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस यहां पे मैं लिख देता हूं, a/√2 था तो मैं इसको लिख देता हूं, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ एटम, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ एटम इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज a/√2 पे तुम्हें मिल जाएगा। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। 4 कॉर्नर के लिए 4 फेस एटम जो कि सेम रूम में है, मतलब सेम यूनिट सेल में है, प्लस 4 फेस एटम फिर से मिल रहे हैं, बट वो कहां है, अनदर रूम मतलब अनदर यूनिट सेल में। क्लियर है बात, उतार दीजिए, ठीक है। चलिए इसको जल्दी उतारिए, फिर हम लोग रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस। चलो अब मैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस देखता हूं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इजी है, ठीक है। वो हमें डायगोनल का तो पता ही है क्या लेंथ है, और उसका हाफ देख ही लिए थे हम लोग, ठीक है। तो अब जरा समझते हैं, ये मान लो फेस वाला आइटम है, ठीक है। चलो ये समझो कॉर्नर वाला आइटम है, यहीं तक का डिस्टेंस हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। चलो एक और बना देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। एक और एक कॉर्नर वाला आइटम, ये कॉर्नर एटम ए, कॉर्नर एटम ए, ये कॉर्नर एटम क्या है, बी, ठीक है। ये सेंटर, ठीक है। हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए भाई, अगर रिलेशन बिटवीन, हम क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ए एंड क्या, आर, हमें यही हाफ जो डिस्टेंस है, ये जो मैं अभी लाइन ड्रॉ किया यही निकालना है। तो ये पूरा डिस्टेंस तो कितना था, ये पूरा डिस्टेंस कितना था, ये पूरा जो डिस्टेंस था कितना था, √2a। तो अब हाफ कितना हो जाएगा बोलो, √2a/2, अभी हमने देखा है, ठीक है। और यहां से यहां r है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2r इक्वल टू, बोलो क्या लिख दूंगा, √2a/2, कोई दिक्कत। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, r इक्वल टू a/2√2, किसी को कोई दिक्कत ये लिखने में, ये आपका रिलेशन आया है, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, ठीक है। उतार लीजिए, ठीक है। अभी हमने एफसीसी का एनालिसिस कर लिया है, उसका हमने जेड इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन नंबर और एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग
इफिशियंसी या इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी होता क्या है, वर्ड से ही क्लियर है कि कोई चीज़ कितनी अच्छी तरह से पैक्ड है, या वो कितना जैसे मान लो कि ये रूम है, ठीक है। अब इस रूम में मान लो कि 20 आदमी अगर आ जाए एक कमरे में तो वो पूरी तरह पैक हो जाए, ठीक है, वो उसकी पैकिंग इफिशियंसी है। अगर 10 लोग हैं तो इसका मतलब है कि अभी 50% वो क्या है, वैकेंट है। वैसे ही अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन है, ठीक है। अगर ट्रेन में हम लोग देखते हैं कि सीट फुल है तो इसका मतलब वो 100% इफिशियंसी के साथ फुल हो गया। बट अगर हम देखते हैं कि नहीं अभी भाई 70% ही है तो इसका मतलब वो 30% खाली है, 70% ऑक्युपाइड है। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो गया, ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड क्या, पैकिंग इफिशियंसी फॉर एनी सिस्टम। क्लियर है बात, वो जगह जो ऑक्युपाइड कर लिया गया है, मैंने वो जगह जो किसी के द्वारा घेर लिया गया है, वो क्या कहलाएगा उस सिस्टम का, पैकिंग इफिशियंसी। तो चलिए इसका अगर मैं डिफिनेशन लिख दूं, अगर मैं इसका डिफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, बोलो, द स्पेस occupied, ठीक है, ऑफ एटम्स कहाँ पे, इन ए, कहाँ की बात करते हैं, यूनिट सेल की, इन ए यूनिट सेल। द स्पेस ऑक्युपाइड ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इट्स कॉल्ड क्या, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, ऑक्युपाइड। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो समझ में आ रही बात। अब जरा हम 2D और 3D, ठीक है, मेनली हम 3D के लिए बात करते हैं, बट 2D के लिए और 3D के लिए दोनों के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर मैं अभी सिर्फ पहले 2D के लिए लिखता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है, ये किसके लिए लिख रहा हूँ, 2D के लिए मैं लिख रहा हूँ पैकिंग फ्रैक्शन बोलिए या पैकिंग एफिशिएंसी बोलिए, तो मैं पैकिंग फ्रैक्शन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, बोलो, जेड इफेक्टिव, ठीक है, परसेंट पे अगर लिखें इसको, परसेंट पे, ठीक है, ध्यान रखना परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, जेड इफेक्टिव इनटू क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ क्या, एटम, ये एरिया को डिनोट कर रहे हैं, एरिया ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या होगा, एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, इनटू क्या कर दो, अगर यहाँ पे दिख रहा हो कैमरे में तो इनटू मैंने क्या किया है, 100 किया है। क्लियर है सबको वहां तक। परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है फॉर 2D, जेड इफेक्टिव क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्या बेटा, यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होते हैं, इनटू एरिया ऑफ एटम, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू क्या, 100 अगर परसेंट पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो हमें 2D के लिए था, बट हमें पढ़ना किसके लिए, 3D के लिए, तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, 3D के लिए क्या होता है फॉर्मूला, वो जरा हम लोग जानते हैं। ठीक है, 3D के लिए होता है, अगर मैं 3D के लिए लिखूं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, या परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, तो मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड, ठीक है, बाय एटम, ऑक्युपाइड बाय एटम इन ए, कहां बेटा, यूनिट सेल, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, यूनिट सेल, यहां पे इनटू कर दो क्या, इनटू 100 क्योंकि परसेंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन ए यूनिट सेल, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, यूनिट सेल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये याद रखेंगे, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। ठीक है, 3D के लिए क्लियर है। 3D में चाहे वो क्यूब हो, चाहे रेम्बोहेड्रल हो,
चाहे ट्राइगोनल हो, ठीक है, या ऑर्थोरोम्बिक हो, मोनोक्लिनिक हो, ये जनरलाइज फॉर्मूला है। बट हम यहाँ क्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो उसके लिए लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्यूब पे लिखते हैं, ठीक है। ये जनरलाइज फॉर्मूला में लिख दिया, अब क्यूब के लिए लिखते हैं। क्या होगा जो हम यूज करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे लिखूंगा पहले मैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, ठीक है, इन द यूनिट सेल लिखा था। तो इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। उसमें होता है एक नंबर ऑफ क्या, एटम की, अरे भाई एटम ही ऑक्युपाइड कर रहा है ना वॉल्यूम, तो वहां पे कितने नंबर ऑफ एटम है, पहला बात तो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, इनटू क्या वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्योंकि उसका वॉल्यूम हमें पता चलना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ, ये तो जिसके लिए तुम बात करोगे उसका यहाँ पे वैल्यू रखोगे वॉल्यूम, इनटू क्या है 100। क्लियर है सबको, क्लियर है, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या लिखूंगा बोलो, जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनटू, बोलो क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम की अगर बात करूं, ठीक है, चलो अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, मैंने बस ये क्लियर किया कि नंबर ऑफ एटम को लोग जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। क्लियर है बात। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या है, यूनिट सेल की बात है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी नेक्स्ट कमिंग फॉर्मूला में उसको लिखूंगा ब्रेक करके। अभी ये फॉर्मूला हुआ, नंबर ऑफ एटम को मैंने जेड इफेक्टिव से रिप्लेस कर दिया है। चलो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। अब मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। चलो तो जरा ध्यान देना है, ठीक है। ये भी हटा दो, चलो 1 मिनट, यस, इसी से रब करता हूँ, ठीक है। एक कपड़े से अच्छे से साफ होगा, हाँ जी। चलिए अब फॉर्मूला को थोड़ा जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं। परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे, जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ क्या वन एटम, ये लिखा था मैंने, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या है, यूनिट सेल इनटू क्या 100। क्लियर है सबको। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बात अगर हम करें, यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन लिखें, किसके लिए मैं लिखना चाह रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मैं पैकिंग फ्रैक्शन लिखने जा रहा हूँ। दिस इज केस 1, ठीक है, ये केस 1 मानो तुम, ठीक है, केस 1। चलो ये केस 1 मानो तुम, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर है सबको ये बात, ठीक। वहां पे एक और रिलेशन हम लोग एज लेंथ और रेडियस के बीच निकाले थे, वो भी लिख लेता हूं, 2r इक्वल टू क्या a। ये दो डाटा हमें जरूरत है किसका, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, ठीक है। हम लोग जो यहाँ पे एटम लेते हैं, जब भी अरेंजमेंट हम दिखाते हैं तो हम किस टाइप का एटम ले रहे थे, ये बताओ, हम किस टाइप का एटम ले रहे थे, स्फीयर। कहीं भी अरेंजमेंट दिखाएं, चाहे वो बीसीसी में दिखाएं, चाहे सिंपल क्यूबिक में दिखाएं, चाहे एफसीसी में दिखाएं, चाहे इंड सेंटर में दिखाएं, किस टाइप का अरेंजमेंट दिखाया मैंने, स्फीयर। तो स्फीयर को जब भी तुम अरेंज करो, कितना भी कोशिश करो पास लाने की, हमेशा कुछ ना कुछ स्थान या जगह हमेशा क्या होता है, ब्लैंक रहता है, जिसको मैं देखो हाईलाइट कर देता हूं, ये क्या है, ब्लैंक है। कितना भी हम पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्थान क्या हो जा रहा है, ब्लैंक रह रहा है। इसका मतलब है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस जगह को हम लोग, वॉइड बोलते हैं, खाली स्थान। अरेंजमेंट के बाद जो स्थान बच गया है, पैकिंग करने के बाद जो स्थान बच गया है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉइड बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्फीयर लेते हैं। तो चलो
अब जरा पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूला पे पैकिंग फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू कितना है मेरे पास 1, तो मैं रखता हूं, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू मैं कितना रख दूं, बोलो, पहले फार्मूला एक बार लिख दूं फिर से, जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा, अब तो स्फीयर है तो यहाँ पे ये रख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, ये रख देता हूँ, कोई दिक्कत। और ये परसेंटेज में निकाल रहा हूँ मैं, ये वॉइड वाला हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्लियर है आपको, ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। अब एक बात बताओ मुझे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, बोलो, यूनिट सेल का ए क्यूब होता है, ठीक है, इनटू क्या होगा 100, क्योंकि परसेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट करता हूं, जेड का वैल्यू कितना लिया मैंने 1, सिंपल है, इनटू स्क्वायर था तो उसका वॉल्यूम ले लिया एक एटम का 4/3 पाई आर क्यूब। अब ए क्यूब है तो ए क्यूब, ए का वैल्यू क्या था मेरे पास 2r, सिंपल क्यूब में, क्योंकि यहाँ पे r है ऊपर में, तो उसको हम लोग को रिप्लेस करना है, तो ऑफ कोर्स सॉल्व करने के लिए हमें तो ये डाटा पुट करना ही होगा। तो इसका होल क्यूब इनटू क्या 100, कोई दिक्कत है यहाँ पे। पैकिंग फ्रैक्शन हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का निकाल रहे हैं, फार्मूला हम जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये हटा देता हूँ, ठीक है। क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि क्या कितना पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड का वैल्यू 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय क्या था 2r का होल क्यूब। अगर तुम इसे सॉल्व करो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा 8 का हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या वैल्यू आएगा, देखो तो क्या वैल्यू आ जाएगा, बोलो, इनटू 100 लेके चलना है, भूलना नहीं है, इनटू क्या 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा पाई/6, ये 2 थोड़ा सा ऊपर रखो, पाई/6 इनटू क्या आ रहा है, बोलो 100, पाई/6 इनटू क्या 100। इसको तुम अगर सॉल्व करो तो कितना आता है, बोलो 52.4 आता है, क्या परसेंट, 52.4%। इसका मतलब कि इन द SCC, इन द SCC पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 52.4%। फॉर SCC क्या है ये परसेंट ऑफ, फॉर SCC परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, फॉर SCC परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आ रहा है 52.4%। ये लिख लेंगे हम, क्लियर है। ये जो मैंने राउंड ऑफ किया है ये याद रहना चाहिए, कितना होता है SCC में पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%। अगर कोई बोल दे आपसे कि भाई मैं ठीक है, मुझे इतना तो समझ में आ गया कि भाई वहां पे अरेंजमेंट जब किया गया है तो वहां पे जो फिल किया गया प्लेस है वो है 52.4%, मतलब उतना जगह ऑक्युपाइड है, बट बचा हुआ स्पेस कितना है, अगर कोई ये मुझसे पूछ ले तो वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि 100 पे बात हो रही है तो वो भी निकाल लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो जरा SCC के लिए अगर मुझे, ठीक है, वाइड स्पेस निकालना हो, मतलब खाली स्थान निकालना हो, तो हम लिखते हैं परसेंट ऑफ वाइड इक्वल टू क्या लिखते हैं, बोलो 100 माइनस क्या पैकिंग इफिशियंसी जो निकला है, परसेंट ऑफ क्या पैकिंग इफिशियंसी, इसी को हम लोग माइनस करते हैं। क्लियर है बात, परसेंट लिख लो ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ये इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं खाली स्थान। तो अगर हमें निकालना हो इन द SCC परसेंट ऑफ वाइड तो क्या होगा 100 माइनस कितना था, बोलो अभी कितना निकाले थे हम लोग 52.4, तो 52.4 था। अब 100 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 47.6,
परसेंट क्या है, खाली स्थान। जो ब्लैंक स्पेस है वो कितना है, 47.6%, ठीक है, क्लियर है। और ऑक्युपाइड कितना है, 52.4%। क्लियर है सबको। कैसे निकाला पैकिंग एफिशिएंसी, जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का, वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम में दो पार्ट, ठीक है, एक तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनटू क्या, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या था, वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या था, स्फीयर था, तो उसका वॉल्यूम लिख देंगे। और अगर क्यूब की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, क्यूब के लिए एक क्यूब होता है, तो वो किया हमने, फिर उसके बाद सॉल्व किया। एक ए का रिलेशन रखा था किसके साथ, रेडियस का, तो हम लोग वैल्यू पुट कर दिया, वहां से हमें पूरा वैल्यू निकल के आ गया। क्लियर है सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल केस 2, ठीक है। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन रख लेते हैं, वो भी इजी है, सेम यही फॉर्मूला है, बस जेड इफेक्टिव और रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन अलग हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला तो यही है। तो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, एक मिनट यहां पे लिखता हूं, थोड़ा स्पेस रहेगा। तो यहां पे लिखा मैंने, किसके लिए पढ़ रहे हैं, बीसीसी के लिए, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है बोलो, जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ क्या, वन एटम होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्या, यूनिट सेल, यही होता है ना। चलो अब बीसीसी के लिए जो चीजें हमें चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी में यूज के लिए, वो क्या है, पहला जेड इफेक्टिव। तो इन द बीसीसी जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या आता है बोलो, 2 आता है, ठीक है। और रिलेशन क्या आता है, रिलेशन क्या आता है, तो हमने पढ़ा था ना, क्या था बोलो, अभी जल्दी बोलो, 2r इक्वल टू रूट 3a/2, यही रिलेशन था। 2r इक्वल टू रूट 3a/2, यही रिलेशन था ना, 2r इक्वल टू रूट 3a/2। तो r का वैल्यू यहां से अगर हम लिखें तो क्या था, रूट 3/4a, यही था। क्लियर है, यही दो वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है, रूट 3a/4, क्लियर है ना, ठीक है। बट हम यहाँ पे a में वैल्यू रखते हैं, तो ठीक है, तो उसको हम लोग चलो रिप्लेस करेंगे फॉर्मूला के अंदर। तो परसेंट ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी देख रहे हैं, चलो यहाँ पे जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या है, यहाँ पे इनटू 100 लिखना हमेशा याद रखिए, ठीक है। अगर मैं भूल जा रहा हूँ तो आप ध्यान रखेंगे। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या था, क्लियर है, वो 4/3 क्या, पाई आर की, कोई दिक्कत नहीं, चलो हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब a का वैल्यू, अगर यहाँ से a का वैल्यू मैं पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर a इक्वल टू लिखूँ तो क्या लिखोगे बोलो, 4r, ये इधर क्या बाई क्या, रूट 3, 4r अपॉन रूट 3, क्लियर है। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, लिखो 4r अपॉन क्या, रूट 3, और ए क्यू था ना, यहाँ पे क्या होता है, ए क्यू होता है, तो ये होल का क्या हो जाएगा बोलो, क्यू, क्लियर है यहाँ तक। इनटू यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, 100, क्योंकि परसेंट पे निकाल रहे हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा बोलो, देख लो, जो वैल्यू यूज करना था पैकिंग एफिशिएंसी के लिए इन द बेसिस, वो हमने दिखा है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 68% आपका वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 68% ऑक्युपाइड स्पेस अक्रॉस। अगर परसेंटेज नहीं लगाओगे, अगर परसेंटेज नहीं लगाओगे तो 0.68 आता है। हमने परसेंटेज यूज किया, इंटू 100 किया है, तो 0.68 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आता है अप्रॉक्स। अगर परसेंटेज नहीं करें तो 0.68 आता है, परसेंटेज के साथ 68%, क्लियर है। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी कितना है, 68%, 68% ऑक्युपाइड स्पेस है इन द क्या, बीसीसी। बीसीसी अरेंजमेंट आप कहीं भी करेंगे
ठीक है, किसी भी जगह आप बीसीसी अरेंजमेंट कर रहे हैं इन द क्यूब में आप बीसीसी अरेंजमेंट कर रहे हैं तो वहां पे 68% ही स्पेस एटम या आयंस ऑक्युपाई करेंगे, उससे ज्यादा वो ऑक्युपाई नहीं करने वाला है। ठीक है, तो परसेंट ऑफ, अगर मैं बात करूं परसेंट ऑफ वाइड स्पेस की, तो बस यहीं से निकाल लेना है। ठीक है, इसको माइनस कर दो। ठीक है, ये तो परसेंट ऑफ क्या ऑक्युपाइड स्पेस है, तो परसेंट ऑफ क्या वाइड कितना हो जाएगा बोलो, 100 माइनस 68 कितना आ जाएगा, माइनस करो कितना आ जाएगा बोलो, 32 कितना आ जाएगा 32%। तो परसेंट ऑफ वाइड स्पेस कितना है 32%, मतलब खाली जगह जो है उसमें कितना है 32%। तो ये भी क्वेश्चन आ गया था, बच्चे ये तो करके गए थे बट इस पे ध्यान नहीं था किसी का। ठीक है, वाइड स्पेस पे तो ये क्वेश्चन आ गया था, तो क्लियर रहे सब जगह। ठीक है, ओके चलिए अब बीसीसी हमने देख लिया, जल्दी से आप नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम लोग एफसीसी देख लेते हैं। ठीक है, एफसीसी का देख लेते हैं। ओके ठीक है, चलो फाइन, रब कर दूं। चलो फार्मूला तो वही है अपना। ठीक है, तो बार बार फार्मूला अब नहीं लिखूंगा मैं, आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि मैं 2-3 बार फार्मूला रिपीट भी कर चुका हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पैकिंग इफिशियंसी किसके लिए देख रहे हैं बेटा, पैकिंग इफिशियंसी हम देख रहे हैं एफसीसी के लिए। किसके लिए देख रहे हो, तो बोलेंगे हम लोग सर एफसीसी के लिए देख रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी। क्या होता है फार्मूला, डायरेक्ट लिखता हूँ, पैकिंग इफिशियंसी जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ए क्यूब, यही होता है ना क्यूब के लिए, एक का क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर। यहाँ पे मैं परसेंट डाल देता हूँ, तो यहाँ इंटू क्या कर दूंगा 100, कोई दिक्कत नहीं। चलो फॉर एफसीसी हमें क्या क्या चाहिए, जेड इफेक्टिव का हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू कितना होता है बोलो, 4 होता है, 4 होता है। चलो 4 लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, आर और ए के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वहां आता है आर इक्वल टू ए अपॉन क्या आता है बोलो 2√2, यही आता था ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, तो चलो ये वैल्यू रख दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप ये, चलिए सॉल्व करते हैं, परसेंट ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो जेड का वैल्यू 4 इंटू यहाँ पे रखो 4/3 पाई आर क्यूब होल। अब यहाँ पे ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो 2√2 इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो 2√2 इंटू क्या है आर का क्या होल क्यूब, यही होगा। ठीक है, इंटू क्या 100, कोई दिक्कत है। इसको तुम जैसे ही सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ डाटा याद रखना है। ठीक है, जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो ऑक्युपाइड स्पेस आता है वो 74% आता है। इसको सॉल्व करोगे तो 74 आएगा। ठीक है, पाई का कुछ समथिंग वैल्यू आएगा, उसका आप सॉल्व करोगे तो 74 आता है। ठीक है, 0.74 आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने परसेंटेज पहले ही ले लिया है तो 74% है। तो यहाँ पे ये तो पैकिंग इफिशियंसी हो गई किसकी, एफसीसी की। एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी कितनी है 74%। अब वाइड स्पेस की बात करें तो यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंट ऑफ वाइड, बोलो क्या हो जाएगा 100 माइनस 74 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ना। तो 26% यहाँ पे स्पेस है जो कि खाली है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्लियर कर लो, देखो एफसीसी का हमने परसेंट ऑफ पैकिंग इफिशियंसी निकाला है। फॉर्मूला है हमारा जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू किसके लिए लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि जो एटम है हमारा वो स्फेयर है, तो उसका स्फेयर का वॉल्यूम यही होता है। जो स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम यही होता है। तो हमारा एटम कैसा था, स्फेयर के शेप का है, तो इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, जेड इफेक्टिव हमें पता है, जेड इफेक्टिव क्या है हमारा। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या है हमारा, जेड इफेक्टिव हमारा 4 है। क्लियर है सबको। ए का यहां से वैल्यू मैंने निकाल लिया क्योंकि एज लेंथ और इसका हमने क्लियर किया था।
एफसीसी के अंदर एज लेंथ और रेडियस के बीच का एटम का, तो वो वैल्यू मैंने रख दिया। जैसे ही आप ये सब वैल्यू डाटा रखते हैं, जैसे ही आप ये वैल्यू और डाटा रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है 74%, ठीक है, कोई दिक्कत। परसेंट ऑफ वॉइड कितना आया है इसमें, जो खाली स्थान है वो है 100 माइनस 74 कितना 26%। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन लिख दूं कि सबसे ज्यादा जो फील्ड है, मैंने जो सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, अगर मैं कंपेयर करूं, अगर कहीं पे क्वेश्चन आ गया कंपेयर करने के लिए, क्या आ गया क्वेश्चन कि कंपेयर, क्या आ गया कंपेयर पैकिंग एफिशिएंसी, मान लो एक पॉइंट ही दे देता हूं मैं तुम्हें, कंपेयर पैकिंग efficiency in simple cubic कॉमा बीसीसी और क्या आपका एफसीसी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसके पास है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो, तो तुम्हें अभी पता चल गया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी सर 74% के साथ किसमें है, एफसीसी में। उसके बाद किसके पास है, उसके बाद किसके पास है बीसीसी, और उसके बाद किसके पास है एससीसी, उसके बाद किसके पास है एससीसी। इन द बीसीसी 68 और एससीसी में कितना था 52.4। ये तो क्लियर है सबको, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं एक और रिलेशन यहाँ पे मैथमेटिकली अगर लिखना चाहूँ, ये उतार लो, ठीक है, ये पैकिंग एफिशिएंसी का कंपैरिजन हो गया। अगर मैं मैथमेटिकली एक रिलेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, बोलो, एक रिलेशन यहाँ से आ सकता है वॉइड और पैकिंग एफिशिएंसी के साथ कि परसेंट ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू परसेंट ऑफ वॉइड, ये आ सकता है, ठीक है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये अगर बढ़ रहा है तो ये घटेगा ऑफ कोर्स, है कि नहीं, ये अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस हमने कर लिया है, ठीक है, फॉर यूनिट सेल हमने आज पूरा एनालिसिस कर लिया है। आपका पैकिंग एफिशिएंसी भी सबका देख लिया, सबका हमने कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लिया, सबके बीच का हमने एज लेंथ और रेडियस के बीच का आपका कंपैरिजन भी देख लिया है, ठीक है, क्लियर है। इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, कमिंग क्लास मैं आपको डेंसिटी बताऊंगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, उसको पढ़ेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। बट जितना आपने आज पढ़ा है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर, 2 प्रीवियस लेक्चर और दिस लेक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका नोट्स अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, इसका नोट्स आप अच्छे से बनाना, ठीक है। जहां भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछना इन द डाउट सेशन, कमेंट बॉक्स में, या मैसेज करके किसी भी तरह से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूं, मैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू सो मच।